गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। आज हम इस एडमिन की सीरीज में जानने वाले हैं कि सेल्सफोर्स का सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है। तो अभी तक जो भी हमने सेशंस किए हैं उसके बाद सिक्योरिटी मॉडल पे आते हैं। एंड इसमें हम जानेंगे कि प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है अपने डेटा को, एंड कैसे कंट्रोल किया जा सकता है एक्सेस। तो जब प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग एक्सेस की बात करती हूँ मैं, तो बहुत सारे लोगों से ये सवाल आता है कि हमें क्या जरूरत है डेटा को सिक्योर करने का, या फिर सेल्सफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर जगह अवेलेबल है, लॉग इन कर सकते हैं हम। तो ये कैसे कंट्रोल करेगा एक्सेसिबिलिटी और किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा हमारा डेटा। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि कैसे सेल्सफोर्स की सिक्योरिटी, क्या इतनी अच्छी सिक्योरिटी हो सकती है कि अगर क्रेडिट कार्ड जैसी इंफॉर्मेशन अगर हम सेल्सफोर्स वाले ऑर्ग में सेव करें तो भी वो उसको हमें सिक्योर करके रखे। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और इसके और भी पार्ट्स आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग आज जो जानने वाले हैं वो ये है कि हम यूजर कैसे मैनेज करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कि एक्सेस करेंगे सेल्सफोर्स को। वो उनको मैनेज कैसे करना है, उनकी विजिबिलिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन सा यूजर क्या देख सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे जो कि हमें हमारे काम आएगी सेल्सफोर्स सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें आज मिलेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल एक्चुअल में है क्या और क्या क्या वो प्रोवाइड करता है। तो सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल क्या है कि वो यूजर ऑथेंटिकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें ये समझते हैं कि यूजर की ऑथेंटिसिटी किस तरीके से हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो सेल्सफोर्स क्या करता है, सेल्सफोर्स इंश्योर करता है कि जो भी आपका एक्सेस है, जो भी आपने पासवर्ड की पॉलिसीज लगाई हैं, अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वर्ड नहीं समझ में आता आप गूगल भी कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर आप जीमेल भी यूज करते हो तो वहां पे भी MFA करके एक सिक्योरिटी आती है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकते हो अपने ईमेल आईडी को। इसी तरीके से सेल्सफोर्स को भी आपके ऑथेंटिकेशन के मल्टी फैक्टर्स डाल दिए गए हैं। और उसके अलावा इंटीग्रेशन विद आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वो भी सिर्फ उसी के साथ हो जिसकी आइडेंटिटी हमारे पास है। अदरवाइज किसी और क्या, किसी और के साथ इंटीग्रेट ना करें। एग्जाम्पल के लिए आपके ऑर्ग में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, एंड आपके पास एक ऐसा डेटा है जो कॉल सेंटर से रिलेटेड है। कॉल सेंटर वालों के पास जो डेटा होता है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर डेटा होता है। क्यों? क्योंकि वो वाला डेटा अगर किसी के हाथ लग जाएगा तो वो बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा आजकल फ्रॉड्स और स्कैम्स काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो है, जो कॉल सेंटर जैसी, अब हमने एग्जाम्पल के लिए लिया कॉल सेंटर, राइट। तो जब हमने कॉल सेंटर का एग्जाम्पल सोचा है माइंड में, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि ओके, कॉल सेंटर के टाइम पे हमने यहाँ पे क्या देखा है कि उनका डेटा सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अब सिक्योर करना जरूरी है समझ में आता है, लेकिन वहां पे कुछ इंटीग्रेशंस चल रहे होंगे, मतलब कि कोई उस सेल्स, फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स यूज कर रहा है तो सेल्सफोर्स के साथ कुछ ना कुछ और भी थर्ड पार्टी एप्स यूज हो रहे होंगे। जैसे कि हो सकता है ERP टैली का इंटीग्रेशन हो जो डायरेक्टली क्रिएट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, इस टाइप की इंफॉर्मेशन हो, या फिर कुछ और कोई और प्लेटफॉर्म हो। इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो यूज हो रहे होंगे। उस टाइम पे क्या होगा कि अगर आइडेंटिटी प्रोवाइडर हम नहीं चेक करेंगे तो उस टाइम पे कोई और आकर आपका ये पूरा का पूरा ये पूरा
पोर्टल का एक्सेस लेके और पूरा डेटा फेच कर सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो, पूरा डेटा हैक हो सकता है। तो इसीलिए आइडेंटिटी प्रोवाइडर बहुत जरूरी है, विच प्रोवाइड बाय सेल्सफोर्स ऑल्सो। सेल्सफोर्स के पास वो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है इंटीग्रेशन के लिए भी। अब बात करते हैं डेटा इंक्रिप्शन की। तो हमें ये समझना है कि सेल्सफोर्स कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, डेटा की प्रोटेक्टिंग करना और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सारे यूजर से आधार नंबर इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ, अब आधार नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे कोई मिसयूज कर सकता है, इजीली कर सकता है ना। हाँ, तो जब आधार नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि होना चाहिए काफी सिक्योर, और हम जहां पर भी डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से ये चीज देखनी चाहिए कि आधार नंबर एक्चुअल में सही है भी कि नहीं है। तो उसके लिए और साथ में कि कोई और उसको एक्सेस ना कर सके, तो डेटा इंक्रिप्शन भी सेल्सफोर्स में सिक्योरिटी मॉडल में ही आता है, जिसमें हम डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे हमें अगर पता है कि इसके अलावा कोई और आधार नंबर को ना यूज करे, तो हम उसके एक्सेस से हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम आधार नंबर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ आधार नंबर की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर सकते हैं आधार नंबर के अलावा बहुत सारे और भी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग यूएस में एसएसएन होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं। वहां पर हम लोगों के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसके नंबर्स होते हैं, हमारी बैंक डिटेल्स होती है, हमारे फोन नंबर्स होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब फोन नंबर अगर किसी गलत हाथ में लग जाए, तो वो कॉल कर करके मैसेजेस, बहुत सारे फ्रॉड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब चलते हैं रोल हायरार्की पे। रोल हायरार्की क्या होती है? तो रोल हायरार्की क्या होती है कि एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ या जहाँ पे आप काम करते हो, वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां ही नहीं, हर जगह आपने देखा होगा कि रोल हायरार्की मतलब एक रोल्स मेंटेन होते हैं सबके सबके काम करने के। चलो अब मैं रोल हायरार्की को आपको स्कूल से समझाती हूँ। अगर आप स्कूल में गए थे, तो आपने स्कूल में क्या देखा था, सबसे पहले क्या होते हैं, स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट होते हैं। अब उसके बाद क्या आती है, क्लासेस। हर क्लास में कितने स्टूडेंट है, क्लास से डिवीजन हो गया स्टूडेंट्स का। अब क्या होता है कि टीचर्स, अब कितने टीचर्स हैं, कौन से सब्जेक्ट के टीचर है, और सारे सब, मतलब अगर मैं हिंदी का एक डिवीजन बना दूं, इंग्लिश का एक डिवीजन बना दूं, मैथ्स का एक डिवीजन बना दूं, तो वो एक पर्टिकुलर टीचर्स उसमें हो गए। फिर हम क्लास टीचर का भी डिवीजन बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। अभी हिंदी की टीचर आपका सारा डेटा नहीं देख सकती, लेकिन जो आपकी क्लास टीचर है, उसे मैटर ही नहीं करता है कि वो आपकी हिंदी की टीचर है या इंग्लिश की टीचर है, वो कुछ भी आपका डेटा देख सकती है, क्योंकि उनको आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए ही होती है। तो इस तरीके से अगर मैं मेंटेन करना चाहूँ डेटा को, तो मैं सेल्सफोर्स में बहुत ही इजीली डेटा को मेंटेन कर सकती हूँ। कैसे, कब, कहाँ और क्या क्या यूज करना है, इन सब के जवाब आपको मिलेंगे अभी जब हम डेमो करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो आज हम जानेंगे कि हम यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रोल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो इन सबको कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये हम जानेंगे आज। तो हम चलते हैं आज पहले यूजर क्रिएशन की तरफ, एंड वापस हम स्लाइड पे आएंगे, फिर हम रोल्स की तरफ जाएंगे, देन ग्रुप्स की तरफ, एंड देन क्यू की तरफ। तो अभी बात करते हैं यूजर क्रिएशन की। तो यूजर क्रिएशन का मतलब ये होता है, जैसे आप अगर अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो उसमें ऑलरेडी आपको कोई एक्सेस मिला होगा, या फिर वो आपको छुट्टी अप्लाई करने का एक्सेस है, या फिर आपको अटेंडेंस लगाने का कोई एक्सेस है पोर्टल का, या फिर आपको चेक इन चेक आउट करने का एक्सेस है। तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंपनीज अलग अलग टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं इन सारे काम करने के लिए, क्योंकि हर एक बंदा तो अटेंडेंस पेपर में नहीं लिख सकता है इस वक्त। एक तो ये चीज लगा सकते हो, या फिर आप यूजर अकाउंट, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो आप जनरली यूजर अकाउंट बना रहे होते हो अपना। तो यूजर अकाउंट इसी तरीके से सेल्स फोर्स में भी बनता है, एंड सेल्स फोर्स का अकाउंट बनने के टाइम पर ही
उसको एक रोल असाइन किया जाता है, उसको एक प्रोफाइल दी जाती है, जिससे उसको एक परमिशन मिलता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अभी मैं आपको एक डेमो दूंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि ये कैसे कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो जब आप सेल्सफोर्स की डेवऑर्ग ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन नजर आती है, राइट। तो जब आपको ये नजर आता है तो आपको यहीं पे रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको करना है क्लिक एंड टाइप करना है यूजर। जब आपने यूजर टाइप किया तो आपको देख रहे हो यूजर मैनेजमेंट सेटिंग्स भी है एंड यूजर भी है। आपको यूजर पे क्लिक करना है। जब आप यूजर्स पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो कि बहुत सारे यूजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, पर आपकी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके यूजर सारे क्रिएटेड नहीं होंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बनाए हुए हैं, इसलिए आपको दिख रहे हैं। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपने कुछ ऑलरेडी इनएक्टिव कर रही हूँ। अब क्या हुआ, मैं यूजर पे गई और मैंने किया न्यू यूजर। जब मैं न्यू यूजर करूंगी, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी ऑर्ग है, इसका एक्सेस, एक सेकेंड, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, बट पहले वाली स्क्रीन तो दिख रही थी। ओके, परफेक्ट है। सो यूजर पे आप आए, जैसे आपने यूजर, आपने यहाँ पे सेटअप पे यूजर टाइप किया तो आप यहाँ यूजर पे आ गए। जैसे ही आप यूजर्स में आए आपको बहुत सारे यूजर्स दिखेंगे, अगर आपकी क्रिएटेड है तो। अगर आपको नहीं क्रिएटेड है तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आप न्यू यूजर टाइप कर सकते हो। जैसे ही आप न्यू यूजर पे टाइप करोगे, आपने लिखा नाम, तो मैं लिखती हूँ राशि सैनी। अब आप देख सकते हो कि लास्ट नेम जो है वो मैंडेटरी है, आर राशि सैनी 72@gmail.com। अब मुझे ईमेल भी करेक्ट चाहिए, क्योंकि मेरा इस पे प्राइवेट वो होगा, पूरा वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी मुझे। और मैंने यहाँ पे डाल दिया यूजर नेम डॉट माई org। ठीक है। अब ये मांगता है कि मुझे रोल तो देना ही है। अभी यहाँ पे ना ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रोल्स क्रिएट हुए होते हैं। जब हम रोल पे जाएंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे कि ये रोल कौन से किसके लिए है। अभी के लिए मैं अगर इसे छोड़ती हूँ, जब मैं यहाँ पे जाती हूँ यूजर लाइसेंस पे, अब सेल्स फोर्स ना अलग अलग तरीके की लाइसेंसेस प्रोवाइड करता है। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन से यूजर को कौन सा एक्सेस देना है। अगर मैं इंटीग्रेशन यूजर हूँ तो मेरे को सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन का एक्सेस मिलना चाहिए था। और अगर मुझे सिर्फ आपको ये एक्सेस देना है कि आप सिर्फ चैट कर सको, तो मैं चार्टर फ्री या चार्टर एक्सटर्नल एक्सेस देती। या फिर अगर मेरे को सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म का आपको एक्सेस देना है, तो मेरे पास सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी है। अब प्रोफाइल में ना सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के लिए कुछ ही प्रोफाइल अवेलेबल है। क्यों ऐसा ही होता है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म जो लाइसेंस होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं मिलता है। तो इसके लिए कुछ ही प्रोफाइल्स अवेलेबल होती है। तो मैंने स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर एक प्रोफाइल है जो कि प्लेटफॉर्म के सारे एक्सेस प्रोवाइड करती है। मैंने यहाँ पे इस यूजर को ये दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। मैं चाहूँ तो अभी जवाब दे सकती हूँ, अगर मेरे पास अभी जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं उस यूजर पे आके दोबारा से उनको
कॉन्फ़िगर कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि आपने यूजर बना दिया तो आप बाद में चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो प्रॉपरली अच्छे से। एंड इसके बाद आप यहाँ पे लोकेल सेटिंग्स में उसका टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो सकता है कि वो जो यूजर है वो पैसिफिक डे लाइट टाइम में नहीं रहता, वो कोलकाता वाले टाइम में रहता है। एशिया में आ गए ना हम अब। इस एशिया में कोई भी नहीं है। मालदीव्स टाइम, कोलकाता। तो हमारे पास हमने ही सिलेक्ट कर दिया। और लोकेल जो है वो इंडिया का होना चाहिए। एंड हम यहाँ पे मैनेजर्स भी डाल सकते हैं। अब हमने यूजर क्रिएट कर दिया। अब जब आपने मेरी स्लाइड देखी होगी तो वहां पे एक चीज देखी होगी, पासवर्ड पॉलिसी। तो वो क्या होती है? मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो पासवर्ड पॉलिसीज दिख रही है मुझे। इसमें मैं पासवर्ड पॉलिसी पे क्लिक करूंगी। पासवर्ड पॉलिसी में मैंने देखा कि क्या 90 डेज में पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए, या 30 डेज में होना चाहिए, 60 डेज में होना चाहिए, अब 1 साल में एक बार होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं अपने आप डिसाइड कर सकती हूँ यूजर्स के लिए। तो आजकल जब हम बेटर डेटा इंटेग्रिटी और सारी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं तो हम 30 डेज में, 30 to 60 डेज में हम चाहते हैं कि 2 मंथ्स के अंदर बंदा पासवर्ड चेंज कर ले। तो ये है। अब क्या है कि हमें हिस्ट्री में क्या कितने पासवर्ड रिमेम्बर रखने हैं उसके। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने फर्स्ट पासवर्ड चेंज किया और आपने लास्ट सेकंड वाला पासवर्ड डाल दिया, या लास्ट थर्ड वाला पासवर्ड डाल दिया। तो आप लास्ट 3 पासवर्ड रिमेम्बर रहे हैं हमारे पास। और मैक्सिमम लेंथ हम चाहते हैं 8 ना हो, 16 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। अब जितनी सिक्योरिटी आप बढ़ाना चाहोगे उतना लंबा पासवर्ड चाहिए। और इसमें आप ये डाल सकते हो, मस्ट इंक्लूड 3 थिंग्स, नंबर, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें क्या है? अल्फा एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। और इसमें है कि तीनों ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कोई एक ही करके छोड़ दो। पासवर्ड क्वेश्चन रिक्वायर्ड, पासवर्ड के लिए क्वेश्चंस चाहिए हमें या नहीं? तो हम चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। तो रखने में ज्यादा इजी होता है क्योंकि रिमेम्बर करने के टाइम पे इजी आता है जब हम भूल जाते हैं। और इनवैलिड लॉगिन कितने अटेम्प्ट अलाउ कर सकते हैं हम? 5 कर देते हैं, 3 भी कर सकते हैं। और लॉकआउट इफेक्टिव पीरियड अगर आप और में यूज कर रहे हो तो कितनी देर में? पासवर्ड कितनी देर में लॉकआउट जाए? 15 मिनट्स इज इनफ। और इसमें और भी ऑप्शन है कि अगर आपको सिर्फ एक दिन का पासवर्ड क्रिएट करना है तो क्या करोगे, एंड सो ऑन। हमने कर दिया सेव। अब ये पासवर्ड पॉलिसी सबके लिए अप्लाई होने वाली है क्योंकि हमने किसी एक यूजर के लिए नहीं करी है। अब चलते हैं हम आगे। तो हमारी स्लाइड के अकॉर्डिंग हमने यूजर क्रिएट किया, प्रोफाइल्स एंड रोल्स के बारे में थोड़ा सा समझा। अब हम आते हैं
रोल्स पे, रोल्स कैसे सेटअप करते हैं, तो यहीं पे हमें टाइप करना होगा रोल्स। जैसे आप रोल पे क्लिक करोगे तो आपको ये आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा दोबारा से वापस जाऊं तो यहाँ पे वो दिखाते हैं कि सेटअप योर रोल हायरार्की टू कंट्रोल हाउ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टू द एक्सेस डेटा। अब सबके ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का कोई मैनेजर होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई मैनेजर नहीं होता, सबकी रोल हायरार्की चल रही होती है। तो क्योंकि ये रिपोर्टिंग वाला जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसी के लिए ये पूरा क्रिएटेड है कि इस तरीके से इसे मैनेज किया जाता है। एंड आप इसको यहाँ पे एक्सपैंड भी कर सकते हो सबको, और कोलैप्स भी कर सकते हो। तो अभी अगर आप एक्सपैंड करोगे तो देखोगे इतने सारे ऑलरेडी ये क्रिएटेड है। आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो, या फिर सेल्स फोर्स के अंदर अपने न्यू रोल्स बना सकते हो। जब आप सेल्स फोर्स के अंदर अपने न्यू रोल्स बनाओगे, ऐड रोल में आप देखोगे मैंने टाइप किया प्लेटफॉर्म, इसकी एग्जीक्यूटिव हम रोल ला देते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट एक्सेस का क्या है कि यहाँ पे हम एक्सेस दे सकते हैं कि यूजर इन दिस रोल कैन नॉट कॉन्टैक्ट दैट दे डू नॉट ओन द एसोसिएटेड विद अकाउंट टू दैट दे ओन। तो अगर वो कॉन्टैक्ट उनके नहीं है, अकाउंट्स उनके हैं, उस वक्त भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उस वक्त भी वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप इस रोल में अकाउंट को देख सकते हो, कॉन्टैक्ट अकाउंट को और कॉन्टैक्ट को देख सकते हो। इट डजेंट मैटर कि वो आपके हैं किसी और के हैं। लास्ट वाले में है कि आप उन कॉन्टैक्ट सारे अकाउंट्स और सारे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, और उनको एडिट भी कर सकते हो। तो हमें ऐसा कोई एक्सेस नहीं देना है। हम चाहते हैं कि अगर वो उसका अपना कॉन्टैक्ट है तो ठीक है, नहीं तो वो किसी और को क्यों एडिट करेगा, क्यों व्यू करेगा। तो हमने कर लिया ये रेडी। अब असाइन यूजर्स टू रोल। अब हमने रोल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमें यूजर्स को असाइन भी करना है। तो हमने यहाँ पे गए, एग्जीक्यूटिव यूजर में कुछ है नहीं, ऑल अनअसाइन, ऑल अनअसाइन में राशि सैनी है, दोनों का नाम ही राशि सैनी है, तो कंफ्यूजन हो रही है, मैं उसको चेंज कर लूंगी। तो आपने दोनों को डाल दिया और आपने सेव कर दिया। आपने सेव कर लिया। अब क्या होगा, मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। अच्छा, इसको भी एग्जीक्यूटिव मिल गया। उसका हटा दिया मैंने, सिर्फ ये वाला भी समझ आया। तो ये रोल दे दिया। अभी रोल से क्या क्या एक्सेस कर सकते हो क्या नहीं, ये भी हम समझेंगे। पहले रोल्स कैसे बनाने हैं ये क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मैं सून ही कुछ दिनों में असाइनमेंट की एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ इसी सीरीज में, जिसमें आपको असाइनमेंट मिलेंगे प्रॉपर। तो वो आप फाइनली ये खत्म करके और उनको करना, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, ग्रुप्स क्यों क्रिएट करते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो, आप बहुत सारी जगहों पे ग्रुप्स बनाते हो, जिससे आप डेटा शेयर कर सको एक दूसरे के साथ, जिससे आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सको। तो ऐसे ही सेल्स फोर्स में भी एक ग्रुप बनता है, पब्लिक ग्रुप। और इस ग्रुप में हमें मैनुअली लोगों को ऐड करना पड़ता है।
मैं न्यू क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे आप लिस्ट एक डेफिनेशन पढ़ोगे तो a public group is a set of users. It can contain individual users, other groups, the users in a particular role or territory. तो आप क्या कर सकते हो, इसमें सेट बहुत सारे यूजर्स डाल सकते हो एक तो, और ये इंडिविजुअल यूजर्स होते हैं जो कि किसी रोल या टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाना हो तो हम बना सकते हैं इजीली। तो मैं इसका नाम देती हूँ प्लेटफॉर्म ग्रुप। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या सर्च करूं, मैं रोल्स करूं, पब्लिक ग्रुप करूं। अगर मैं रोल डालती हूँ तो रोल के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है। कोई पब्लिक ग्रुप है उसको मैं मेंबर्स में डाल सकती हूँ। कोई रोल्स है उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब रोल्स के अंदर जो रोल्स हैं उनके सबऑर्डिनेट्स को डाल सकती हूँ। यूजर्स को डाल सकती हूँ, रोल्स को भी डाल सकती हूँ, एंड ग्रुप्स को भी मेंबर में डाल सकती हूँ। मैं चाहती हूँ यूजर्स आए। सिक्योरिटी यूजर ले लिया, टॉम जेल ले लिया, सिंथिया ले लिया। अब हमें डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में किसी को नहीं चाहिए, हमने सेव कर दिया। अब हमारा ये प्लेटफॉर्म ग्रुप रेडी है, इसके अंदर ये सारे लोग हैं। अब आप कहोगे कि इन ग्रुप्स का यूज क्या है, वो भी मैं बताती हूँ। उससे पहले हम वापस अपने स्लाइड पे चलते हैं जिसमें उसने अब क्यू के बारे में बात करी है। तो जैसे कि अभी तो हमने पब्लिक ग्रुप क्रिएट किया, अब हम चाहते हैं कि क्यू क्रिएट किया। क्यू क्या होती है? क्यू होती है लाइन। अब लाइन तो हम पता है कि लाइन होती है, पर सेल्स फोर्स में क्या कर रही है ये? तो क्यू का मतलब होता है जैसे हमें कोई डेटा, कोई हमें हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स मेंबर एक ही काम करते हैं, इंश्योरेंस बेचने का। तो सारे ही सेल्स मेंबर इंश्योरेंस बेच रहे हैं। तो अब क्या होता है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको नंबर्स प्रोवाइड करेगी कि किन से उनको बात करनी है, कौन उनके क्लाइंट हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी ही ढूंढ कर लाती है इन क्लाइंट्स का डेटा, एंड उसी को वो यूज करके वो पहुंचाती हैं अपने अपने एम्प्लॉयज तक। तो अब वो एम्प्लॉयज तक वो डेटा पहुंचाना तो चाहती हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि सारे कुछ मतलब अगर वो कोई ऑटोमेशन या कुछ ऐसा यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक यूजर तो ऐसा होगा जिसके पास चार चार क्लाइंट के डेटा आ रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास एक भी नहीं आ रहा है। तो फिर तो काम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जिसके पास चार है उसके पास तो इंसेंटिव भी अच्छा आएगा, लेकिन जिसके पास एक भी नहीं आ रहा है उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमें क्यू मैनेजमेंट को हम यूज करते हैं सेल्स फोर्स में, और वो कैसे करते हैं मैं दिखाती हूँ। पब्लिक ग्रुप यहीं पे सेटअप में आपको क्यू टाइप करना है। क्यू टाइप करोगे जब आप, तो आपको क्यू दिखेंगी यहाँ पे कौन कौन सी क्यूज है। अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि क्यू अलाउ यूजर्स ग्रुप ऑफ यूजर्स टू मैनेज देयर शेयर वर्कलोड। वर्कलोड मैनेज करने के लिए यूज होता है। जिसके पास डेटा नहीं आ रहा है उसके लिए भी यूज होता है। क्यू वो लोकेशन है जहां पे हम राउट कर सकते हैं ग्रुप मेंबर को। अगर बहुत सारे ग्रुप मेंबर काम बहुत सारा काम कर रहे हैं, जैसे कि कभी कभी सीजन्स में आपको बहुत ज्यादा काम मिलता है, तो जब आपको बहुत ज्यादा काम मिलता है और आप चाहते हो कि अच्छा कोई क्लाइंट आया है जिसको आप चाहते हो कि कोई और हैंडल कर ले, तो उस टाइम पे आप क्यू का यूज कर सकते हो, जिससे अगर आप बिजी हो और ये सिस्टम देख पा रहा है तो उसी वक्त वो किसी और पे ट्रांसफर कर देगा। तो अब हम चलते हैं न्यू पे क्लिक करने। प्लेटफॉर्म यूजर्स की क्यू बनाती हूँ मैं।
और अब क्या है कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्यू बनानी है, तो मुझे बनानी है कार ऑब्जेक्ट के लिए। कार ऑब्जेक्ट रहने देते हैं। कस्टमर फीडबैक के लिए। और कस्टमर फीडबैक में कौन कौन से लोग होने चाहिए जिनके पास ये क्यू का एक्सेस हो। अब देखो यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस है। क्या पब्लिक ग्रुप में पूरा का पूरा असाइन कर दूं क्यू में, या फिर मैं रोल्स में चली जाऊं, या फिर मैं सबऑर्डिनेट्स में चली जाऊं। जो भी इस रोल में होंगे वो उनको भी मिल जाएगा, या फिर मैं पर्टिकुलर यूजर सिलेक्ट करूं। तो मैंने यूजर भी सिलेक्ट कर लिया और मैंने सेव कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी कोई भी काम आएगा तो वो सिक्योरिटी यूजर के पास जाएगा, अगर वो बिजी होगा तो राशि के पास आएगा, वो भी बिजी होगी तो प्लेटफॉर्म ग्रुप के अंदर जितने भी ग्रुप में लोग हैं एक एक करके सबके पास जाएगा। तो जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ उबर का। तो कभी आपने देखा होगा जैसे ही आप उबर बुक करते हो तो सबके पास ना एक मैसेज रिंग आनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पे राइड है, यहाँ पे राइड है, यहाँ पे राइड है। जो भी पहले पिक कर लेता है वो उसके पास हो जाती है, अगर वो पिक नहीं करेगा तो फिर से वो घूमती रहेगी। इवन आपने अपने खुद के फोन में भी देखा होगा कभी कभी राइड्स नहीं मिलती हैं बारिश की वजह से, कोई और रीजन की वजह से। तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक वो सबके फोन को रिंग करता रहेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। जब क्यू हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि अगर कस्टमर ने जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उन्होंने नहीं पिक किया है कॉल, या उन्होंने नहीं रिजॉल्व किया है कोई प्रॉब्लम, तो वो नेक्स्ट पेज घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, सबके पास जाएगा। अगर सब कोई भी नहीं करेगा तब वो शांति से बैठ जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा कि ये नहीं हुआ है, लेकिन वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस टाइप की ऑटोमेशन हम लगा सकते हैं। तो ये था क्यू मैनेजमेंट। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है। तो रिकॉर्ड लेवल विजिबिलिटी, या फिर रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी कह सकते हैं हम इसको। अब आपको पता है रिकॉर्ड क्या होता है। तो रिकॉर्ड होता है वो पेज जहां पे आप डेटा देखते हो। जैसे मैंने राशि को क्लिक किया, ये रिकॉर्ड पेज है। तो इसमें कौन सा डेटा आपको दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है, ये मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं फील्ड लेवल सिक्योरिटी पे। तो इसमें क्या है कि अगर मैं चाहती हूँ कि फोन की फील्ड ना दिखे तो वो नहीं दिखेगी आपको, और मैं चाहती हूँ कि किसी और को दिखे तो वो दिखेगी। इसी तरीके से आधार कार्ड का भी होता है, इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड का भी होगा। फिर आती है आपकी प्रोफाइल्स एंड परमिशंस। प्रोफाइल एंड परमिशन अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हमें टाइम लेके समझना होगा। मैं आपको प्रोफाइल का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे हर कंपनी में हर एक एम्प्लॉय की प्रोफाइल होती है, इसी तरीके से सेल्स फोर्स में भी हम प्रोफाइल्स बना सकते हैं। बट प्रोफाइल इज नथिंग जस्ट अ सेट ऑफ एक्सेस। यूजर के जितने भी एक्सेस हैं वो हम प्रोफाइल से मैनेज कर सकते हैं। एंड एक चीज ध्यान रखना, प्रोफाइल्स हम कभी भी न्यू नहीं बना सकते इन केस, मतलब स्क्रैच से न्यू नहीं बना सकते, हमें हमेशा प्रोफाइल को क्लोन करना पड़ता है। जैसे मैं दिखाती हूँ, मैं गई सिस्टम एडमिन पे, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन आ रहा है। मैंने क्लोन किया, मैंने लिखा एडमिन।
और यहाँ पे आप देखोगे कि Excuse- यहाँ पे न्यू प्रोफाइल तो बनाओगे, लेकिन न्यू के साथ आपको एग्जिस्टिंग भी डालनी पड़ेगी हमेशा, और वो मैंडेटरी होती है। तो ये प्रोफाइल्स एंड परमिशंस क्या होती हैं, कब यूज करते हैं, ये सबका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रॉपरली सिखाएंगे। आप क्या करते, सिक्योरिटी मॉडल की बेनिफिट क्या है? डेटा को प्रोटेक्ट करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्ट होगा, सही तरीके से काम करोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कोई भी डिसीजन लेने में। और कंप्लायंस जो भी है वो बहुत हद तक कम कर देती है। तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करती है कि डेटा एक्सचेंज करने पे क्या हो रहा है, चेंज करने पे क्या हो रहा है डेटा। अब क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है सेट करने की, रोल्स, ग्रुप, प्रोफाइल, क्यू को, कि हम मिनिमम एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कि बहुत बेसिक एक्सेस पे भी वो काम कर सकते हैं। रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट का भी प्रोफाइल कर सकते हैं, कि इस पीरियड में हम बार बार रिव्यू करेंगे डेटा को। और हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, हम बहुत सेफली डेटा को संभाल सकते हैं कि इसमें कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी ना हो। अब हम बात करते हैं कि कैसे चैलेंजेस होते हैं जो सेल्स फोर्स की सिक्योरिटी कंट्रोल करती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, जैसे कि ये बेसिकली चेक करती है कि जो डेटा की जो प्रायोरिटाइज किया है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हम नई सिक्योरिटी को और तरीके और एनहांस कर सकते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है रिक्वायरमेंट में, उसको सॉल्व करने के लिए सिक्योरिटी मॉडल का काम होता है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत जरूरी है सिक्योरिटी मॉडल सीखना हर एक एम्प्लॉय को, क्योंकि वो सेल्स फोर्स यूज करने जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। सो आज का कंक्लूजन एंड टेक अवे की अगर मैं बात करूं, तो हमने समझा कि सेल्स फोर्स सिक्योरिटी मॉडल क्या है और किस तरीके से हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे। एंड यूजर रोल्स, ग्रुप्स, क्यों क्या है एंड किस तरीके से ये काम करते हैं। एंड ऑल्सो हमने ये भी समझा कि कैसे हम विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भी समझा है कि कैसे मिनिमम एक्सेस देकर हम काफी चीजें इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। एंड किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है सिक्योरिटी मॉडल के थ्रू। एंड ऑडिट के टाइम पे भी डेटा प्रोटेक्शन कैसे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। तो ये सारे पॉइंटर्स हमने हैंड्स ऑन के साथ में देखे। अभी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पिंग कर सकते हो चैट पर, या फिर कमेंट में डाल सकते हो। उसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो आप मूविंग फॉरवर्ड कमेंट में डाल सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। हम सिक्योरिटी मॉडल का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें और भी सिक्योरिटी मॉडल की बात करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर वीक एंड हैव अ गुड नाइट। बाय बाय।